दागिस्तान हमले से जुड़ी ये खबर है, आपको बता दें अब हमलों में जो मृतकों की संख्या है वो 9 से बढ़कर 15 हो गई है। ये बड़ी जानकारी। मृतकों में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हो गई है। और आप देखिए किस तरह से दागिस्तान में हमला होने के बाद तमाम जगहों से खबरें सामने आ रही थी। हालांकि आतंकियों को भी ढेर करने की बात कही जा रही है। 5 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इन सब के बीच मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और ये मौत का आंकड़ा 15 हो गया है। इस पूरी घटना में 15 लोगों की मौत हुई है। आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रणय का एक बार फिर से रुख कर लूंगी। प्रणय, देखिए पुतिन कभी किम जोंग उन से मुलाकात करते हैं, कभी चीन से अपने रिश्ते सुधारते हैं, लेकिन अगर इंटरनली बात करूं, क्योंकि आप भी यूक्रेन जा चुके हैं, हमने वहां से लाइव कवरेज की है और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था वो थम नहीं रहा। इंटरनल इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, रूस के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से आसान समय तो किसी भी देश के लिए नहीं कहा जा सकता। और रूस की अगर आप देखें स्थिति, तो रूस के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। यूक्रेन के मोर्चे के ऊपर चुनौती, और इस युद्ध की इस हमले की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ये टाइमिंग ऐसी है क्योंकि कई नेताओं की तरफ से यूक्रेन की तरफ भी इशारा किया गया है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन की फोर्सेस भी हो सकती है। और ये टाइमिंग का मैं हवाला इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि यूरोपीय संघ में यूक्रेन के शामिल होने के लिए जो फॉर्मल टॉक्स हैं उसके होने की जो उसकी शुरुआत है वो 25 जून से मानी जा रही है। 25 जून से फॉर्मल टॉक्स जो है यूरोपीय संघ में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर वो शुरू होने जा रही है। और उसके ठीक पहले इस तरीके का हमला होता है। कुछ बयान जो है दागिस्तान के गवर्नर की तरफ से भी बयान जो आया है उसके अंदर यूक्रेन की तरफ भी इशारा किया गया है। इसके अलावा जो चेचनिया के गवर्नर हैं और रूस के नेता हैं कादिरोव, उनका जो बयान सामने आया है उसमें भी यूक्रेन की तरफ इशारा किया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है शिवांगी, इससे पहले भी क्रॉकस की जो घटना है उसकी जिम्मेदारी भले ही आईएसआईएस ने ली हो, रूस ने उसको लेकर कार्रवाई जरूर की हो, लेकिन उसके बाद भी कई बयान ऐसे आए जिसके अंदर क्रॉकस की घटना को लेकर भी यूक्रेन पर, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के बहाने जो एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं, पश्चिम के देशों के ऊपर भी निशाना रूस की तरफ से साधा जा रहा है। ये रूस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने वाली घटना है, जिस तरीके से जनरल सिवाच और जनरल कुलकर्णी भी कह रहे हैं। और रूस के लिए ये जो बढ़ता हुआ प्रेशर है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा, क्योंकि रशिया अभी भी एक पावरफुल कंट्री है और अगर वो भी डिस्टेबलाइज करने का रोल बढ़ाता है। बिल्कुल, और देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो ही जाएगा, इसी के साथ साथ समर्थन का भी दौर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अश्विनी शिवाजी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए एक मैसेजिंग देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं। अगर आप बता सके कि किस तरह की मैसेजिंग इस घटना से देने की कोशिश की जा रही है। हाँ देखो शिवानी, सच्चाई ये है कि ये एक स्टैंड अलोन आतंकवादी हमला नहीं है। ये सोचना कि आतंकवादी हमला अलग है और रूस यूक्रेन की लड़ाई अलग है, मुझे लगता है कि ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं इनकी तारें जुड़ी हुई हैं। और जिस प्रकार से अब लड़ाई का दायरा बढ़ा है, और वो दायरा बढ़ा है जब से हथियार और मिलने लगे यूक्रेन को, और यूक्रेन को ये भी रिस्ट्रिक्शन हटा दी है कि आप जो नाटो के दिए हुए हथियार से रूस के मेन लैंड पे फायर कर पाएंगे, तब से इस लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ी है। और अभी तक जो क्रीमिया पे हमला हुआ है, क्योंकि क्रीमिया रूस ने 2014 में हड़पा था यूक्रेन से, तो अब सच्चाई यह है कि पलटवार स्टार्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं रूस भी अब पलटवार कर रहा है खार्किव पे, जहां पर एक प्रकार से फाइनेंशियल कैपिटल है। और मुझे लगता है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई इसकी तार इस लड़ाई से जुड़ी हुई है, और किस प्रकार से इसका संबंध है ये तो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि आईएसआईएस पहले भी हमले करता रहा है, और इस लड़ाई के अंदर किसका इसमें हाथ है, कौन किसने उसको एनकरेज किया है, ये भी एक प्रकार सोचने की बात है। मगर ये बिल्कुल, और देखिए संजय कुलकर्णी जी, साफ तौर पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि बहुत जल्द ही रूस के सामने कहीं ना कहीं यूक्रेन अपने घुटने टेक देगा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो कह देंगे कि हम लड़ नहीं सकते, 2 साल से अधिक का समय हो गया है और अब हथियार कहीं ना कहीं मिलते जा रहे हैं अमेरिका की ओर से, वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से, तो और स्ट्रांगली आप देखिए कैसे यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है। और इन सब के बीच ये जो हमला होता है, रूस एक बार फिर से क्या आरोप लगाएगा यूक्रेन पर इसको लेके, क्योंकि क्रीमिया हमले के टाइम हमने देखा था कि यूक्रेन पर साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया था। देखिए अभी शिवानी 850 दिन हो रहे हैं लड़ाई के लिए। क्रीमिया को 2014 में रूस ने लिया है, उसके बाद जिस प्रकार से पूरी हरकत हो रही है, अब उसका न्यू डायमेंशन आ रहा है। अब देखिए ज़ेलेंस्की यहूदी हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के यहूदी है, ब्लिंकन था। रूस के अंदर यहूदियों की जबरदस्त आबादी है, वो आबादी इजराइल के साथ उनका जबरदस्त मेल मिलाप है। ऐसे इसमें इतना कंफ्यूजन है, इस्लामिस्ट के बरखिलाफ रूस खड़ा है, जूस को क्या समुद्र में फेंकने के लिए सारे के सारे
इस्लामिक लगे हुए हैं कि इनको हमने समुद्र में फेंकना है। तो एक यहूदियों की तरफ से लड़ाई, एक यूक्रेन के बीच में रूस को लेकर के, कि रूस का मानना है कि यूक्रेन तो देश ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं, वो तो रूस का ही भाग है। और जो चीज, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसने सोचा था कि 2-1 महीने में यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? 850 दिन हो गए हैं और कहीं खत्म होने का उसके पता भी नहीं लग रहा कि कब खत्म होगी। और वो लड़ाई चली रही है कि वहां पर इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो गई, हिजबुल्लाह जब दबाव डाल रहा है, वहां ईरान कूद बैठा है लड़ाई के अंदर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पूरे विश्व के लिए बहुत परेशानी का वक्त आने वाला है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सब मिलकर के बातचीत करें और कहीं ना कहीं एक वे आउट निकाले। ये लड़ाई जो है थमनी चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है एक नया डायमेंशन ले रहा है। और उस साफ तौर पर और देखना होगा कि देखिए तमाम देशों से भी क्या प्रतिक्रिया आती है। आप तमाम मेहमानों का और हमारे सहयोगी प्रणय का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।